हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री, जहाँ पर हम लोग सीखते हैं केमिस्ट्री के कई सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो हेल्पफुल होंगे आप लोगों के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। चलिए जी, तो इसी कैटेगरी में हम लोग क्लास 12 का सैम्पल पेपर यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन सी को, जो कि 3 मार्क्स ईच होने वाला है। और जो सेक्शन सी होता है, यहाँ पर 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने रहेंगे। ठीक है जी, चलिए फटाफट से पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला वाला क्वेश्चन आपके पास में अलग अलग पार्ट में है। टोटल आपके पास में 3 मार्क का क्वेश्चन है और ए बी सी इस तरह से ये अलग अलग करके रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 का ए वाला बोलता है, राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए फॉर्मूला आपको लिखना है। और कंपाउंड क्या है आपके पास में, ये कंपाउंड यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है। अब देखो, शुरुआत में ही लिख दिया है बिस और उसके साथ में क्या लिख दिया है, इथेन। तो भैया सीधी सी बात होता है कि जो ये इथेन 1,2 डायमाइन है, ये ईन होता है। और अगर यहाँ पर बिस है तो बिस का मतलब कितना हो जाएगा आपके पास में 2। तो पहली बार में ये वाली कहानी हो गई। दूसरी चीज यहाँ पर लिखा हुआ है डाई हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH नेगेटिव, और कितने हैं, 2 हैं। इसलिए OH के साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में, 2 आ जाएगा। इसके बाद में अगली जो चीज होती है वो है इसका सेंट्रल मेटल एटम, जो कि है आपके पास में क्रोमियम। तो यहां पर लिख देना है आपको क्रोमियम को, ठीक है। तो बस इतनी सी कहानी है। और लास्ट में यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 और यहां पे है क्लोराइड। देखो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो यहां पर खत्म हो जाएगा। इसके बाहर आपका आयनाइजेशन स्फीयर होगा, जहां पे क्लोरीन की प्रेजेंस की वजह से इस तरह से इसको लिख दिया जाएगा। तो बस ये हो गया इसका आयुपैक नेम। अब बी वाले पे बात करते हैं। बी वाला बोलता है, डज आयोनाइजेशन आइसोमर्स फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिस्ट, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पर एक कंपाउंड दे के रखा हुआ है जिसके अंदर है Hg, जो कि आपके पास में आयनाइजेशन स्फीयर में है मर्क्यूरी, और साथ ही साथ में है आपके पास में कार्बन मोनोऑक्साइड बोल रहा हूँ। साथ ही साथ में आपके पास में यहाँ पर दे के रखा हुआ है कार्बोनिल ग्रुप को, दैट इज CO। और उसके साथ में थायोसाइनेट दे के रखा हुआ है, जो कि एक बाइडेंटेंट लिगेंड होता है। और अगर आप इसको यहाँ से ब्रेक डाउन भी करते हो तो आपको ये मिलेगा आपका कैटायन, और ये वाला हिस्सा आपको मिल जाएगा एनाइन मिल जाएगा। तो भैया यहाँ पर आपके पास में आयंस जो होते हैं हर कंडीशन पे एक जैसे ही मिलेंगे, ठीक है। अगर आपके पास में एक जैसे ही आयंस यहाँ पे मिलते हैं तो वहां पर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म तो हो ही नहीं सकता। सीधी सी बात है, साफ यहाँ पर दिखाई हम लोगों को दे रहा था, ठीक है। अब उसके बाद में अगर आप बात करते हो कि भैया आयोनाइजेशन आइसोमर्स ही यहाँ पर क्यों इन लोगों ने बोल के रखा है डिफाइन करो, तो यहाँ पर कंडीशन ऐसी है कि अगर आप यहाँ पर कोबाल्ट के साथ में 2 अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे लिगेंड्स लेते और इसके बाद में इसको Hg वगैरह कुछ अलग से कर देते, तो वहाँ पर आपके पास में आयंस में चेंज हो जाता। पर यहाँ पर आपके पास में क्या है, एक ही टाइप का लिगेंड है जो कि थायोसाइनेट है। तो एक ही टाइप के लिगेंड से ऑब्वियस बात है आपके पास आइसोमर्स एक से ज़्यादा आयोनाइजेशन वाले बना ही नहीं सकते। तो इसी वजह से ये रहा इसका आंसर। नाउ बात कर लेते हैं आपके पास में सी वाले क्वेश्चन की, जहां पर ये बोल के रखा है कि इज द सेंट्रल मेटल एटम इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस अ लुईस एसिड और लुईस बेस। ये क्वेश्चन पूछ के रखा हुआ है। अच्छा, उसके पहले आपको पता होना चाहिए लुईस एसिड क्या होते हैं और लुईस बेस क्या होते हैं। तो एक बहुत सिंपल सी बात है, लुईस एसिड वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर के एक्सेप्टर रहते हैं, ठीक है। और लुईस बेस वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनर होते हैं। तो बस इतनी सी कहानी है। अब इसी बेसिस पे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऊपर की तरफ हमारे पास में जो मॉलिक्यूल था वो तो कोबाल्ट और थायोसाइनाइड था आपके पास में, है ना। तो अब यहाँ पर देखो, इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो, कुछ यहाँ पर करने लायक हमारे पास में है ही नहीं। थायोसाइनाइड वाला था ना हमारे पास में, हाँ, COSCN था, ठीक है। तो यहां पर अब आपके पास में क्या होता है, हमें पता है कि लिगेंड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनर होते हैं। वहीं पर जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या होता है, यहाँ पे एक्सेप्टर होता है, बिकॉज ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो डी ऑर्बिटल के खाली होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयर एक्सेप्ट कर ली जाती है। हैंस अगर इसकी बात की जाए तो एक सिंपल सी कहानी बनती है कि भैया ये जो आपके पास में सेंट्रल मेटल एटम होता है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपके पास में लुईस एसिड। तो ये हो गया आपके पास में सी वाला भी डन। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ए वाले पार्ट की। ये बोलता है
कैन वी कंस्ट्रक्ट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विथ टू हाफ सेल कंपोज्ड ऑफ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड जिंक इलेक्ट्रोड। तो भैया इसने ये बोल के रखा है कि क्या हम लोग कोई ऐसा सेल बना सकते हैं जहां पे आपके पास में जो दो कंटेनर होंगे ना, ऑब्वियस बात है, देखो सेल बनाओगे तो दो कंटेनर आपको चाहिए रहेंगे, और इस दो कंटेनर के अंदर उसने क्या बोल के रखा हुआ है कि भैया यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रोड लगा दी मैंने, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रोड लगा दी, और ऑब्वियस बात है आप एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना रहे हो तो एनर्जी अंदर से बाहर की तरफ जाती है, ठीक है, तो ये एक एनर्जी का सोर्स बनता है। इसी वजह से बाहर की तरफ लगेगा एक आपके पास में वोल्ट मीटर जो इसका वोल्टेज मेजर करेगा। फिर उसने बोल के रखा था कि अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो इस तरह की सिचुएशन पे आपके पास में यहाँ पर भी भर के रखा हुआ है हमने जिंक सल्फेट, और यहाँ पर भी क्या भर के रखा हुआ है, जिंक सल्फेट। साथ ही साथ में ये बता के रखा हुआ है कि ये जो इलेक्ट्रोड होंगे वो भी क्या होंगे, जिंक के होंगे। तो अब बहुत सिंपल सा कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि भैया सेल जो बनते हैं उसमें दो टाइप के सॉल्यूशन चाहिए, खास करके आपने गैल्वेनिक में देख के रखा है कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट का यूज़ किया जाता है, पर ये भी कुछ अलग नहीं है, ये भी आपके पास में एक बहुत सिंपल सा पैटर्न होता है। इस तरह के सेल जहां पर एक ही टाइप का इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है इसको कहा जाता है हमारे पास में कंसंट्रेशन सेल, और कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं, सिंपल सा ये क्या है आपके पास में कंसंट्रेशन सेल रहेगा, जिसकी इक्वेशन आप लोगों को कुछ इस तरह से लिखाई जाती है, सॉलिड जिंक एनोड पर कन्वर्ट हो जाएगा जिंक के आयन में, जो कि आपके पास में क्या रहेगा, ए क्यू की तरह रहेगा। तो देखो कंसंट्रेशन सेल बना रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, ये रहा सॉलिड जिंक, यहां पर आया ऐसा, यहां पर आया, ये रहा आपके पास में एक्वस आयन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव, बीच में लगा देंगे हम लोग सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, यहाँ पर लगा दिया हमने सॉल्ट ब्रिज। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कैथोड वाले पोर्शन की, तो ये हो जाएगा Aq2 पॉजिटिव, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में Zn, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आने वाला है वो ये है कि आप इस तरह का सेल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, कंसंट्रेशन सेल बना सकते हो बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन। माना कि यहाँ पर कंसंट्रेशन अगर C1 है तो यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या रख दो, C2, तो कंसंट्रेशन में चेंज लाकर आप लोग इस तरह का सेल बना सकते हो जहाँ पर दोनों साइड कैथोड और एनोड पर हम लोग जिंक सल्फेट का यूज कर सकते हैं। तो बस सिंपल इजी सा क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे ए हो गया, बात करते हैं बी की, जहाँ पर आपके पास में कंडक्टेंस दे के रखा हुआ है किसका, आयन का, जो कि है मोलर कंडक्टेंस। अच्छा, कैलकुलेट करना है Cl के लिए, और मैग्नीशियम क्लोराइड की वैल्यू दे के रखी हुई है और मैग्नीशियम की वैल्यू दे के रखी गई है। सिंपल सा कोलराश लॉ लगाओ और कुछ भी नहीं है, तो आपके पास में आ जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ MgCl2, और जब इसका आयन ब्रेक डाउन होगा तो आपको इन्फानाइट अमाउंट में मिल जाएगा मैग्नीशियम का कैटायन, प्लस आपके पास में आपको इन्फानाइट अमाउंट में मिल जाएगा क्लोरीन का एनायन। सारी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड है मेरे पास में 258.6 विच इज इक्वल टू मैग्नीशियम आयन की वैल्यू है 106, और यहाँ पर आ जाएगा एडिशन का साइन। क्लोरीन की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, सो ओके भैया फाइंड आउट कर लेते हैं। 258.6 में से 106 को सिंपली क्या कर देना है, आप लोगों को यहाँ पे माइनस कर देना है। पर अब यहाँ पर एक छोटा सा कैच है, जरा उसको ध्यान रखना। कैच यहाँ पर ये है कि जो क्लोरीन है ये अमाउंट में कितना है, डबल है, तो इसी वजह से यहाँ पर भी क्या आने वाला है, 2 आने वाला है, तो इस वजह से यहाँ पर इसके मोलर कंडक्टेंस में भी क्या लगा देंगे हम लोग, 2 लगा देंगे। अब 258.6 में से 106 को सिंपली सा आपको कर देना है यहाँ पे माइनस, और माइनस करके फिर हम लोग क्या कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है भाई साहब। तो कितना आ जाएगा, 10 आपको यहाँ पर करना पड़ेगा ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ पर आपके पास में 0.6 एज इट इज़ रहेगा, ट्वाइस ऑफ यहाँ पर ऐसा और ऐसा, फिर उसके बाद में 4 का हो जाएगा 2, फिर 5 का हो जाएगा आपके पास में कितना, 2 2 जा 4 हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। नहीं यार ये तो, अच्छा माइनस कर रहा हूँ यार, क्या कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है ऐसे ही हो जाता है। 6 करना है ना, 8 में से 6 गए तो हमारे पास में बच जाएंगे यहाँ पे 2, फिर 5 में से 0 का 5, ये हो जाएगा 152.6, और यहाँ पर अगर आप निकाल देते हो ऐसा 152.6 डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, तो 2 7 जा 44, हाँ यहाँ पर आपके पास में 76.3 ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बस हो गया सॉल्व, ये हो गया बी वाला क्वेश्चन। नाउ बात कर लेते हैं सी वाले क्वेश्चन की। द सेल कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल इज दिस। सेल कांस्टेंट का मतलब क्या होता है,
आपके पास में जी स्टार की वैल्यू दे के रखी है 0.146 और उसके बाद में बोल के रखा है व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलैरिटी। कंडक्टिविटी पूछ के रखा गया है आपके पास में 0.01 मोलैरिटी के लिए। फिर उसके बाद में अगली चीज, अच्छा कंडक्टिविटी मतलब क्या? कंडक्टिविटी मतलब आपके पास में वही स्पेसिफिक कंडक्टेंस काप्पा जिसको बोलते हैं उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे पूछ के रखी गई है। 298 केल्विन का टेम्परेचर है। रजिस्टेंस आपके पास में दे के रखा है कैपिटल आर जो कि होता है हमारे पास में 1000 ओहम। ठीक है, ये वाली कहानी दे के रखी हुई है। अब देखो यार, और कुछ एक्स्ट्रा काम करना नहीं है, सिंपली सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला लगाना है, जी स्टार का फॉर्मूला। तो जी स्टार के आपके पास में दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है एल बाय ए, या फिर अगर आप दूसरा फॉर्मूला लगाना चाहो तो काप्पा बाय आर। दोनों ही आपके पास में एक ही चीज होती है। तो एक काप्पा बाय आर बोल रहा हूं, आपके पास में सेल कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा काप्पा इंटू आर। आर आपके पास हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो बस इसमें वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो और हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आपको किसकी वैल्यू चाहिए? काप्पा की। तो काप्पा या कंडक्टिविटी की वैल्यू चाहिए। जी स्टार है मेरे पास में 0.146, रेजिस्टेंस है हमारे पास में 1000 ओम, और यहाँ पर सब कुछ तोड़ ताड़ के सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.46 इंटू 10⁻⁻⁴। तो बस रे भैया, इतनी सी कहानी है। अब आपके पास में आ गया ये आंसर। नाउ इसके बाद में बात कर लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन स्ट्रक्चर एंड आयुपेक नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन। ठीक है, अब आपके पास में तीन और हैं यहाँ पर, ए बी एंड सी। तो इसमें से आपको करना क्या है, कोई दो ही सॉल्व कर देने हैं, तो उसके नंबर आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, नंबर किस तरह से बटे हुए रहेंगे भाई? ऑब्वियस बात है, दो नंबर हैं और तीन नंबर हैं और दो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपके पास में दो क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक क्वेश्चन को मिलेगा आपके पास में 0.5, या फिर बोला जाए 1/2। 1/2 किसका? कि रिएक्शन का नाम लिखोगे तो आधा नंबर मिल रहा है, स्ट्रक्चर लिखोगे तो आधा नंबर मिल रहा है, और आईयूपीएसी नेम ऑफ द प्रोडक्ट लिखोगे तो आधा नंबर मिल रहा है। तो 1.5 मार्क्स का ये हो जाएगा और 1.5 मार्क्स का ये हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर आप लोगों को लिखना रहेगा। ठीक है, तो बस सब इजी है, फटाफट सब सॉल्व कर लेते हैं, इसको हो जाएगा। पहले वाले अगर ए वाले पार्ट की बात करते हैं तो ये बोलता है कि आपके पास में जो फिनॉल रखा हुआ है ओ एच ग्रुप वाला, अगर ये रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म CHCl3 के इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, ये अगर रिएक्शन करता है तो आपके पास में क्या बन जाएगा? ठीक है, तो भैया ये रिएक्शन जो आपके पास में है ना, बहुत ही ज़्यादा और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही रिपीटेडली पूछी गई रिएक्शन होती है। इसको कहा जाता है राइमंड टाइमन रिएक्शन। ठीक है, कई लोग इसको रिमर टिमर भी बोलते हैं, कई लोग राइमर टाइमन भी बोलते हैं। तो भैया ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन की अलग अलग बात होती है। तो ये हो जाएगा आपके पास में राइमर टाइमन या फिर रिमर टिमन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगी रिएक्शन का नाम। अब बात करते हैं कि रिएक्शन होती किस लिए है। तो भैया ये रिएक्शन होती है आपके पास में हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड बनाने के लिए, और अगर इसका आईयूपीएसी के नाम की बात करी जाए तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। ये हो गया इसका नाम, ए वाला हो गया, डन। नाउ बात कर लेते हैं हम लोग अब यहाँ पे बी वाले की। तो बी वाला बोलता है कि आपके पास में CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 ONA जब आपके पास में इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। वैसे ये बहुत सिंपल सी है, ईथर बनाने वाली प्रोसेस है, और ईथर बनाने वाली प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, अगर आप लोग को याद होगा तो ये जो ईथर बनाने की प्रोसेस है ये कहलाती है आपके पास में विलियमसन सिंथेसिस। तो ये विलियमसन सिंथेसिस होने वाली है, और विलियमसन सिंथेसिस के अंदर होगा क्या, बहुत सिंपल सी बात है, ये वाला सोडियम इस वाले ब्रोमीन के साथ मिलकर सोडियम ब्रोमाइड मिला लेगा, और ये वाला जो इथाइल ग्रुप है ये इस ऑक्सीजन के पास में आ जाएगा। तो जो प्रोडक्ट आप लोग यहाँ पर फॉर्म करेंगे वो फॉर्म करेंगे CH3 CH2, फिर आएगा CH, फिर यहाँ पर आएगा नीचे की तरफ CH3। ठीक है, और यहाँ पर फिर आएगा आगे की तरफ CH, एक CH3 ग्रुप अगेन आ जाएगा आगे, यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन, और यहाँ पर वो जो C2H5 था ना वो जुड़ जाएगा। ठीक है, तो बस ये बन गया इसका प्रोडक्ट। अब नाम रखना है, तो भैया ये वाला पूरा ग्रुप क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपके पास में इथॉक्सी ग्रुप।
ठीक है भाई साहब, ध्यान रखना ये वाला ग्रुप क्या कहलाता है, इथॉक्सी ग्रुप आपके पास में कहला जाएगा। अब नंबरिंग कहाँ से देंगे, 1 2 3 4 5, सेकंड पोजीशन पे इथॉक्सी है, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टू इथॉक्सी, फिर आ जाएगा आपके पास में मिथाइल, सॉरी लिख देता हूँ, पोजीशन आपके पास थर्ड पोजीशन पे है, 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल, और टोटल 5 कार्बन होने की वजह से इसका नाम आ जाएगा आपके पास में पेंटेन। तो बस भैया ये हो गया सॉल्व, और आपके पास में बन गया है ये सेकंड वाला प्रोडक्ट भी। दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, 3 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे आप लोगों को इजीली। बट ऑब्वियस बात है भैया, थर्ड वाला भी है, कभी तुम लोग के मन में आए कि थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का ही बता देता हूँ कि इसका क्या आंसर आपके पास में आने वाला है। तो थर्ड क्वेश्चन जो आपके पास में चल रहा है, इसमें बोल के रखा हुआ था कि आपके पास एक साइनो ग्रुप है, ये जो CN होता है ये आपके पास एक साइनो ग्रुप है। तो इथाइल के साथ एक साइनो ग्रुप है, जब वो रिएक्ट करता है स्टेनस क्लोराइड के साथ में। स्टेनस क्लोराइड क्या है, स्टेनस क्लोराइड है मेरे पास में SnCl2। ठीक है, अब ये वाला अगर आप लोग को याद हो तो ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक होती है, स्टेनस स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस स्टेनस से आपको याद रखना है यहाँ पर स्टीफन, दोनों एक जैसे हैं, स्टेनस स्टीफन, स्टेनस और स्टीफन। तो ये वैसे होगी, सीधी सीधी सी बात है, SnCl2 में स्टीफन्स रिएक्शन, और ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो रही है, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। ठीक है, ये इजी सी रिएक्शन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो ये जो रिएक्शन होती है ना, ये साइनाइड ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है अल्डिहाइड ग्रुप में। ठीक है, प्राइमरी ग्रुप है ना, तो इस वजह से प्राइमरी वाले जितने भी होते हैं वो सारे के सारे आपके अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और भैया साफ सुथरी वाली रिएक्शन होती है, अच्छी चलने वाली रिएक्शन होती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी होती है, क्योंकि यहाँ पर प्योर रूप से आपको अल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है। तो इस वजह से होगा क्या, जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CH2, और जो CN था ना जिसमें से नाइट्रोजन हट जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक ये हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा। अब इसका नाम क्या बनेगा, मिथ इथ प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और यहाँ पर कौन सा है, अल्डिहाइड, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा, प्रोपेनल पड़ जाएगा। तो बस इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए जी, अब आता है हमारे पास में सी वाला क्वेश्चन, और अच्छा खासा बढ़िया सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी प्रोवाइड करते हैं, परंतु जैसा कि हर बार की मेरी ट्रिक होती है, कभी भी क्वेश्चन पूरा मत पढ़ो, बिना पूरा पढ़े भी सिर्फ डाटा पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, उसके बेसिस पर भी हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलो देखना चालू करते हैं कि भैया यहाँ पर ये क्या क्या हम लोगों को बता रहा है। चलिए अब देखते हैं इसमें करना क्या रहेगा। 4 कंपाउंड जो थे ना हमारे पास में वो थे ABCD। ठीक है, इस लाइन से इतना समझ में आया। फिर ये पता चला कंपाउंड जो होगा A B and C फॉर्म एन ऑरेंज रेड प्रेसिपिकेट विद 2,4 DNP। अच्छा, इसके अंदर जो ये आपके पास में 2,4 DNP है ना, ये आपके पास में क्या होता है, ये ब्रैडीज रिएजेंट होता है। ठीक है, याद रखना क्या होता है ये आपके पास में, ये होता है आपके पास में ब्रैडीज रिएजेंट। अच्छा, और ये जो ब्रैडीज रिएजेंट होता है ना, ये आपके पास में पॉजिटिव टेस्ट देता है, जिसमें ऑरेंज रेड कलर आपके पास में मिल जाएगा। और ये दिया जाता है टेस्ट किसके द्वारा, ये टेस्ट दिया जाता है बाय अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इन दोनों के द्वारा क्या होता है, ये टेस्ट दिया जा सकता है। तो आपके पास में एक चीज़ क्लियर हो गई कि भैया ABC तीनों के तीनों क्या होंगे, तीनों के तीनों अल्डिहाइड एंड कीटोन इसकी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, चलो भैया ये वाली कहानी तो हम लोग के पास में क्लियर हो गई। ठीक, अब देखो अच्छा ये भी ध्यान रखना है भाई, अल्डिहाइड कीटोन को कॉमन रूप से क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कार्बोनिल ग्रुप। तो ये कार्बोनिल ग्रुप का तो हिस्सा हो गए, ये हो गया आपके पास में फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड आपके पास में होता है कि कंपाउंड A एंड B रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, अब ये बहुत ही स्पेसिफिक है। टॉलेंस रिएजेंट जो होता है ना, ये आपके पास में आप लोगों ने छोटे से इसको पढ़ते हुए आ रहे हो, ये एक्चुअल में होता है आपका सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, और इसकी खासियत ये रहती है कि जो टॉलेंस रिएजेंट होता है ना, ये एक्चुअल में होता है आपके पास में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिस वजह से सिर्फ और सिर्फ
ये अल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर पाता है, कीटोन वगैरह को ये यहाँ पे ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इससे ये क्लियर हो गया कि आपके पास में ए और बी जो होंगे वो क्या होने वाले हैं, अल्डिहाइड होने वाले। ठीक, तो भैया देखो चीज़ क्लियर होती चली गई। आपके पास में ए और बी ये कंफर्म रूप से आपके पास में क्या हो चुके हैं, ये हो चुके हैं आपके पास में अल्डिहाइड। नाउ अगली चीज बोलता है कि कंपाउंड सी एंड डी डू नॉट, सी और डी टेस्ट नहीं देते हैं, मतलब ये अल्डिहाइड नहीं है। बोथ बी एंड सी गिव्स अ येलो प्रेसिपिकेट व्हेन आयोडीन के साथ में हीटेड, तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट आपको यहाँ पे लगा के दे के रख रहा है। अगर B और C यहाँ पर आपको पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देने वालों की खासियत सबसे ज़्यादा जो रहती है ना, वो ये रहती है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं मिथाइल वाले कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंफर्म हो गया कि जो बी वाला है ना, ये आपके पास में क्या कर रहा है, एल्डिहाइड तो है ही सही, टॉलेंस टेस्ट भी दे रहा है। और बी वाले की खासियत ये है कि बी वाला कंफर्म रूप से मिथाइल अल्डिहाइड होगा, और मिथाइल अल्डिहाइड मेरे पास में सिर्फ एक ही हो सकता है, दैट इज एसिटा अल्डिहाइड। तो बी आपके पास में कंफर्म हो चुका है कि बी इज अ एसिटा अल्डिहाइड। ठीक है, अब आपके पास में बात करते हैं डी वाले की। अब डी वाले की कहानी ऐसी है कि जो डी वाला आपके पास में था ना, वो आपके पास में कार्बोनिल ग्रुप तो है ही नहीं। ठीक है, अगर डी वाला आपके पास में कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, तो ऑब्वियस बात है डी वाला आपके पास में क्या होने वाला है, ये होने वाला है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, चलो इतना भी हम लोगों को कंफर्म हो गया। सी वाला आपके पास में क्या होने वाला है, कीटोन, और ऐसा कीटोन होने वाला है जो कि आपको अगर येलो प्रेसिपिकेट देता है, तो यहां पर भी मैं डिफाइन कर देता हूं कि ये भी आपके पास में क्या होगा, मिथाइल कीटोन होगा। तो यहां से आपके पास में सी वाले का ये तो कंफर्म हो गया कि ये क्या होने वाला है, मिथाइल कीटोन। ये लो भैया, बी निकल गया, सी निकल गया। ए का मुझे पता है अल्डिहाइड है, परंतु ये नहीं पता कि कितने कार्बन वाला अल्डिहाइड है, जो भी होगा मिथाइल से तो ज़्यादा ही होगा। फिर बोलता है कंपाउंड डी गिव्स ब्रिस्क एफरेसेंस विथ सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। ये भैया जो आपके पास ब्रिस्क एफरेसेंस होता है, ये हमेशा किसके द्वारा दिया जाता है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के द्वारा दिया जाता है। तो दैट इज कंफर्म कि ये क्या होगा आपके पास में इस तरह से बनेगा। ABCD given the number of carbon atom in 3 of these carbon compound is 3। अब इन्होंने क्या बोल के रखा है कि ABCD में से जो 3 ऐसे कंपाउंड हैं, उनके अंदर 3 कार्बन प्रेजेंट होंगे, जबकि एक ऐसा होगा जिसके अंदर 2 कार्बन का एटम होगा। तो 2 कार्बन एटम वाला तो हम लोग को यहां मिल गया, ये होगा आपके पास में ये 3 वाला आपको मिल चुका है सी। अब मुझे ये भी पता है कि भैया ए वाला एक अल्डिहाइड है, और ये ऐसा अल्डिहाइड है जिसके पास में 3 कार्बन होने चाहिए, तो वो हो सकता है सिर्फ एक ही, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O और H। और जो आपके पास में बी वाला रहेगा, ये बी वाला आपके पास में क्या रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज CH3CH2 COOH। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन सॉल्व। तो बस रे भाई इतना सा करना है, तो ये भी हो चुका है हमारे पास में डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। अगेन बायोमोलिक्यूल में से पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है, और ये आपके पास में सीधा NCERT में से उठाकर छाप दिया गया है, एक भी शब्द की बिना हेर फेर करे सीधा सीधा यहाँ पर से इस क्वेश्चन को बना दिया गया है। ठीक है, अब देखो डाटा भी तुम लोग के सामने लिखा हुआ है। डाटा में क्या लिख के रखा हुआ है कि जब कभी भी सुक्रोज को हाइड्रोलाइज किया जाता है, पहली लाइन ही सबसे ईजी है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज करते हो तो ऑब्वियस बात है आपके पास में आपको मिलता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, ये वाली कहानी आपके पास में आती है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलने के बाद में ये बोलता है ऑप्टिकल रोटेशन वैल्यूज आर मेजर्ड यूजिंग अ पोलरीमीटर एंड आर गिवन दिस। पोलरीमीटर से इसकी रीडिंग निकाल के रखी गई है। तो आपके पास में जो प्रोडक्ट आ रहा था ना, उसके अंदर 66.5 और माइनस का 39.5 0 आवर्स एंड इन्फानाइट आवर्स में स्पेसिफिक रोटेशन निकल कर आ रहा था। ऑब्वियस बात है भैया, 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे, सुक्रोज से बनेगा तुम्हारे पास में ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाएगा। ठीक है, नाउ अब इसके अंदर 3 क्वेश्चन है, ऑब्वियस बात है 3 मार्क्स का था। तो पहला क्वेश्चन बनता है अकाउंट फॉर द 2 स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू। 2 स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यूज जो यहां पर दे के रखी है ना, उसके बारे में आप लोगों को यहां पर बताना है। ठीक है, अब देखो जो डाटा आप लोग के पास गिवन है ये वाला, इस डाटा से ये तो कंफर्म है
कि आपके पास में रखा हुआ जो सुक्रोज है, ठीक है, जो आपके पास में रखा हुआ सुक्रोज है वो क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। अगर इसका मैं करवा देता हूं हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस करवाने पर क्या होता है, ये देता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जहां पर डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज सॉरी सुक्रोज जो रहता है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज देता है, वहीं पर जो फ्रक्टोज होता है वो लेवियो रोटेटरी देता है। अब अच्छा, इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात है कि तुम लोग को इतना डीप नहीं जाना है, खास खास काम की चीज़ें लिखनी है। अगर आप लोग आगे और इसको पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही साथ में आपको ये जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर का कंप्लीट कंटेंट होगा वो भी इसके अंदर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है जी, चलिए अभी यहाँ पर फटाफट वापस टॉपिक पे आते हैं। ये इस तरह की कहानी आपके पास में बनने लग जाती है। और पता है इसका स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, कि जब आपके पास में डेक्स्ट्रोरोटेटरी शुगर को हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज और लेवियोरोटेटरी फ्रुक्टोज मिल जाता है। तो जो लेवियोरोटेटरी फ्रक्टोज होता है इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो होता है माइनस का 92.4 डिग्री, कहीं कहीं पर 92 पॉइंट आपको 2 भी देखने को मिलता है, 3 भी देखने को मिलता है, तो टेंशन नहीं लेना। और इस वाले का स्पेसिफिक रोटेशन होता है 52.5 डिग्री, या फिर कहीं जगह पर 0.2 डिग्री भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह का आपके पास में रोटेशन होता है। तो यहां पर आपको डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज और लेवो रोटेटरी क्या मिलता है, आपके पास में फ्रक्टोज मिलता है। डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया गया पॉइंट है भाई साहब ये वाला। ठीक है, चलो इसी बात पे आ जाते हैं बी वाले के ऊपर। व्हाट इज द स्पेसिफिक नेम गिवन टू द सुक्रोज बेस्ड ऑन द अबव ऑब्जर्वेशन। जो आपके पास में सुक्रोज का मॉलिक्यूल है कौन सा वाला, जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी ऑलरेडी चल रहा था उसकी बात करके रखा हुआ है। तो ये भी बहुत इजी सा है कि आपके पास में जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी आपका जो सुक्रोज था, जब हाइड्रोलिसिस करवाने पर ये दो पार्ट में ब्रेक डाउन हुआ, इसके रोटेशन चेंज हुए। तो जो दो रोटेशन हुए उसके अंदर डेक्स्ट्रो और लेवियो, जिसमें से एक आपके पास में पॉजिटिव एक होता है नेगेटिव, जिस वजह से आपके पास में बन जाती है इन्वर्ट शुगर। ठीक है, इन्वर्ट शुगर आपके पास में बन जाता है। तो बस यहाँ पर ये इसका नाम हो जाएगा। और इसको भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया गया है कि इन्वर्ट शुगर फॉर्म होती है जब कभी भी सुक्रोज को वाटर के साथ में हाइड्रोलाइसिस करवा दिया जाता है। नाउ सी वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सी वाला क्वेश्चन आपके पास में दे के रखा गया है कि वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज अ ग्लूकोज that reacts with the hydroxyl amine to give compound A. Identify the compound A. ठीक है, आपके पास में क्या बना था, सुक्रोज बना था, और सुक्रोज हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ में रिएक्शन करता है। तो जो एक सीधी सी रिएक्शन होती है ना ग्लूकोज की, तो आपके पास में क्या होता है, जरा सा मैं उसको डिफाइन कर देता हूं यहाँ पे। आपके पास में ग्लूकोज में क्या आपके पास में जो ग्लूकोज था वहां पे क्या था, ये ऊपर की तरफ अल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ था, ये इस तरह से, और बीच में क्या रहता है हमारे पास में CHOH4। ठीक है, ये वाली कहानी रहती है। थोड़ा सा इसको लिख देते हैं। टोटल आपके पास में 6 कार्बन था, तो ऊपर की तरफ एक अल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा, उसके बाद में 4 आपके पास हाइड्रोक्सी कार्बन वाले ग्रुप रहेंगे, और लास्ट वाले में आपके पास में आ जाएगा ये मिथॉक्सी ग्रुप। अब होता क्या है कि आपके पास में रखा हुआ जब इसकी सॉरी आपके साथ जब इसकी रिएक्शन करवाई है हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ में, तो हाइड्रोक्साइल अमाइन वो होता है जहां पर अमाइन के साथ साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। तो कुछ नहीं, सबसे बेसिक ट्रिक करनी है, वाटर के मॉलिक्यूल को यहां से निकाल देना है। वाटर का मॉलिक्यूल आप जैसे यहां पर निकाल दोगे तो नाइट्रोजन जो होगा वो ऑक्सीजन को रिप्लेस करके कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो बनने वाला जो हमारे पास में फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और उसी के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप, बीच में आपके पास में रहेंगे 4 मिथाइल हाइड्रोक्सी ग्रुप, और लास्ट में आपके पास में एक और मिथाइल हाइड्रोक्सी CH2OH का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगेन ये इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 हो गया है डन। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, जहां पर ये बोलता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है A विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पॉजिटिव C4H9Br। ओके जी, यहाँ पर आपके पास है मॉलिक्यूल दे के रखा हुआ है C4H9Br, और ये बोलता है अंडरगोज द हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही यहाँ पर आपके पास में क्या कर रहा है, फॉर्म हो रहा है, मतलब ये रोटेशन की बात करता है। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स के वाले में कहानी घुस जाएगी इसकी कि भैया पॉजिटिव नेगेटिव रोटेशन हो रहा है टू फॉर्म C4H9। ठीक है, तो ये क्या बना रहा है, ब्यूटेनॉल बना रहा है। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ए, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ये बना कहानी इसने बता के रखी हुई है। अब देखो,
अगर ये हाइड्रोलाइसिस करने पर ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है तो इसका एक सीधा सा इसमें मतलब निकल कर आता है कि ये होना चाहिए एक कायरल कार्बन। ठीक है, एक कायरल कार्बन वाला कंपाउंड होना चाहिए। तो कायरल कार्बन वाले कंपाउंड अगर आपके पास में यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं तो कायरल कार्बन वाले कंपाउंड के फॉर्मेशन के अंदर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर आपके पास में 3 डिग्री ग्रुप बन जाएगा। तो बस इतना सिंपल सा है। अब आपके पास में क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विथ अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9Br। तो C4H9Br को प्लेस करना है, तो C4H9Br को प्लेस करने का तरीका आपके पास में क्या रहेगा, एक आ गया ब्रोमीन, फिर एक इसके साथ जुड़ेगा हाइड्रोजन, एक तरफ आपके पास जुड़ेगा C2H5 और एक जगह जुड़ जाएगा CH3। ये देखो ये बन गया आपके पास में क्या, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन का अंदर सबसे पहले जब इसकी रिएक्शन करवाई है तो आपने क्या करा है, यहाँ पे इस ब्रोमीन को रिप्लेस कर दिया है हाइड्रोक्सी से। तो दोनों के दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, इजी सी बात है। और साथ ही साथ में ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगी, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो पहली वाली स्टेप होती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS स्लो स्टेप, जहाँ पे आपके पास एक कार्बोकेटायन बन जाएगा। तो पहले आपके पास में बन रहा है यहाँ पे कार्बोकेटायन, यहाँ पर आया आपके पास में हाइड्रोजन। अब ये जो कार्बोकेटायन रहेगा ये फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से ही क्या कर सकता है, यहाँ पे अटैक झेल सकता है, जिससे कि दो नए प्रोडक्ट बन जाएंगे। जिसमें कि आपके पास में आप लोगों को पता है कि इस तरह के बनने वाले प्रोडक्ट जो रहते हैं उसको क्या कहा जाता है भाई साहब, उसको कहा जाता है हमारे पास में रेसमाइजेशन प्रोसेस। तो ये रेसमिक मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों परफॉर्म हो गया। अब देखो कुछ नहीं करना, तुम्हारे पास में रखा हुआ था कार्बन, ये C2H5, यहाँ पर सपोज मैंने बनाया CH3, यहाँ पर बनाया H, यहाँ पर बनाया ऐसा, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई है, इसकी रिएक्शन करवाई है हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ में। तो फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से अटैक इसके पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, रिटेंशन और जो आपके पास में इन्वर्जन होगा दोनों ही परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, दोनों परफॉर्म कर देते हैं। ठीक, तो आपके पास में बनने वाला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सपोज CH3 ये हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास में एक बार जोड़ दो OH। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे पोजीशन लिख दिया है तो भैया टेंशन मत करना, सामने से जोड़ के रखा है इसको OH, और बिल्कुल इसकी मिरर इमेज आपके पास में बन जाएगी OH कार्बन, इधर हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर आ जाएगा CH3 और यहाँ पर आ जाएगा C2H5। तो बस बन गया ये आपके पास में प्रोडक्ट। तो बस इसके अंदर इतना ही करना है। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 200 केल्विन एंड 500 केल्विन आर दिस एंड दिस। दो रेट कांस्टेंट दे के रखे हुए हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, अगर आर की वैल्यू आपके पास में ये दे के रखी गई है। तो कुछ नहीं करना, आप लोग पहले ही आरएनएस कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो, जहां पर आपको वो आरएनएस कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला लगाना है log ऑफ K2/K1 विच इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी EA अपॉन में 2.303 R, और यहाँ पर होता है 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, तो बस इतना सा तो काम करना है। दोनों टेम्परेचर आपके पास में दे के रखें, सॉल्व करो, आपके पास में आंसर निकल जाएगा। K2/K1 की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में K2 की वैल्यू कितनी है 0.20, और K1 की वैल्यू कितनी है 0.02 दे के रखा हुआ है ना, 0.20 0.02 ये दे के रखा हुआ है आपके पास में। और अगली कहानी में हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी ये रही EA, और 2.303 R को 19.15 से इन लोगों ने कर दिया है डिफाइन, और 1/T1 वगैरह आपके पास जो दे के रखा है, तो T1 है हमारे पास में 200 केल्विन, T2 है हमारे पास में 500 केल्विन। सॉल्व कर दिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट गया, यहाँ आ जाएगा 10, लॉग 10 आपके पास में कितना हो जाएगा भाई साहब, लॉग 10 आपके पास में हो जाएगा 1। ये तुम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना, लॉग 10 होता है ना बेस करके। तो यहाँ पर आ जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी EA 19.15, यहाँ आ जाएगा आपके पास 500 माइनस आ जाएगा 200, यहाँ पर आ जाएगा 1000, और सॉल्व करने पर 300/1000 सॉल्व करके देख लेना एक्टिवेशन एनर्जी। फाइनली जब आप इसको फाइंड आउट करोगे तो निकल कर आएगा 6383 और जूल पर मोल। ठीक है, ये वाली कहानी आ जाएगी। अच्छा, किलो जूल नहीं है क्योंकि ऑब्वियस बात है जूल में आंसर दे के रखा हुआ है, तो इस वजह से आंसर भी हमारे पास में किसका आएगा, जूल का ही आएगा। तो ये लीजिए,
हो गया ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। और इसी के सॉल्व होते ही आपका सेक्शन सी भी यहाँ पर हो चुका है डन। अब बचा हुआ है हमारे पास सेक्शन डी और सेक्शन ई, तो वो भी हम लोग बहुत जल्दी ही सॉल्व कर लेंगे। कहीं नहीं जाना है, बस इस वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और साथ ही साथ में कर देना है अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।